को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जो है कल के जो पार्ट था, कल का जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने प्रायद्वीप पठारों के बारे में पढ़ा था और प्रायद्वीप पठारों को पढ़ के खत्म कर दिया था। और अब तक हमने इस चैप्टर में है जो हमने पर्वत को, मैदान को, पठार को यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, इन सब के बारे में हमने जो है पढ़ के खत्म कर दिया है। अब जो आज का जो पार्ट है, इस पार्ट में हम जो है भारतीय मरुस्थल को पढ़ने वाले हैं और भारतीय मरुस्थल के बारे में कुछ जानकारियां हम प्राप्त करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल सबसे पहले हम इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि इसका जो है भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है और कितना है। जैसा कि देख सकते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार की यदि बात करें तो अरावली के पश्चिम के किनारे, यानी अरावली के पश्चिम के किनारे, जैसे अगर आपका ये जो है, मान लीजिए ये आपका जो है भारत है, आपका ये जो है मान लीजिए भारत है, आपका ये भारत है। तो भारत अगर आपका ये है, मान लीजिए तो भारत है, तो भारत का ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के जो पश्चिम का ये जो इलाका है, इस इलाके में आपको जो है थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आपका राजस्थान का जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान को, उस मरुस्थल को हम जो है थार नाम से जानते हैं। मरुस्थल का मतलब हुआ रेगिस्तान, रेगिस्तानी प्रदेश से होता है। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अपने सेशन को और आगे बढ़ते हैं और इसको चीज़ों को देखते हैं। देखिए, थार का मरुस्थल के नाम से हम जो है जानते हैं, स्थित है। ये बालू टीलों, ये क्या है, ये बालू टीलों से ढका एक तरंगी मैदान है। यानी ये बालू के टीलों से ढका एक तरंगी मैदान है। अब बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो मरुस्थल है ये रेतीला है, यहाँ पर रेत है। मरुस्थल कई तरह के होते हैं। एक मरुस्थल ऐसा होता है जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ की सतह एकदम क्या समतल तो होगी लेकिन बहुत कठोर होगी। वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं देखने मिलेगा, कोई घास झाड़ियाँ देखने नहीं मिलेगा। अगर वनस्पति कुछ दिखेगा तो कांटेदार पौधे, कांटेदार पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का जो थार का जो आपका जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, जो रेगिस्तानी इलाका है, हम इसको रेगिस्तानी इलाका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत है। यहाँ पर बहुत बड़े, यहाँ पर आपको बालू यानी रेत ही रेत मिलेंगे। और वो किस तरह के मिलेंगे? रंगित मैदान में मिलेंगे। यानी इस तरीके से रचना का मैं अगर दिखाना चाहूँ कि इस तरीके से रचना, कुछ ऐसा संरचना रहेगा। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको अच्छे से डायग्राम यदि बना कर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं उम्मीद करूँगा आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मैं कुछ इस तरह की संरचना आएगी, ऐसा, फिर ऐसा, 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 मतलब उठी रहेगी। आप फोटो जो है अपने जो है, यदि कोई ऐसा मूवी देखा होगा तो उसमें पिक्चरों में आपने कहीं ना कहीं आप इस थार के रेगिस्तान को आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो आपको जो है थार का जो रेगिस्तान है आपको देखने मिलेगा। और जो एनसीईआरटी है, इसमें शायद आपको जो है इसका पिक्चर आपको शायद देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये थार का रेगिस्तान कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं, ये बालू टीला है, ये बालू है सज्जित बालू टीला है, जो तरंगित मैदान के रूप में आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे अन्य चीजों को हम देखते हैं क्या दे रहा है। तो पहला जो है, ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। क्या तरंगित मैदान है? इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से भी 150 मिलीमीटर से भी क्या कम बारिश होती है। यानी यहाँ पर जो बारिश होती है 15 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, 15 सेंटीमीटर से भी कम की यहाँ पर वर्षा होती है। यानी यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की हम वनस्पति नहीं उगा सकते हैं, किसी प्रकार की हरियाली देखने को नहीं मिलती। और जो कि स्वाभाविक सी बात, इस क्षेत्र में जब हरियाली नहीं होगी, जब कृषि नहीं हो सकता है, तो पशुपालन नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि पशुपालन करेगा तो पशुपालन के लिए अनिवार्य और जरूरी शर्त यह है कि उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। वो पशुओं को चारे का व्यवस्था कर सके तो ही वो क्या पशुपालन करेगा।
तो ऐसे में यहाँ के लोग के लिए जो कि वर्षा होती नहीं है तो कृषि नहीं कर सकते, सिंचाई नहीं कर सकते, पशुपालन नहीं कर सकते। इसलिए राजस्थान गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बहुत बड़ी जो आबादी होगी वो आपको व्यापारी आबादी देखने मिलेगी। इसलिए अब भारत में देखें राजस्थान गुजरात के लोग बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग आपको देखने को मिलेगा, जिनको हम मारवाड़ी कहते हैं, जो बिजनेस करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जबकि कृषि हो नहीं सकती तो जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, व्यतीत नहीं हो सकता, पशुपालन नहीं हो सकता। जैसे हमारे जो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल यहाँ का जो क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अगर गंगा नदी के मैदान के किनारे यदि हम एक मुट्ठा गेहूं या चावल अगर हम अनाज फेंक दें तो हमको इतना उत्पादन होगा जितना किसी देश में विकसित खाद डालने पर भी ना होगा। और जो कि हरियाणा, तो हम जो है पशुपालन भी कर सकते हैं, गाय भैंस बकरियों को भी पाल सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं। तो लोगों की जो जीविका है यहाँ पे कृषि और पशुपालन करके उत्तरी मैदान पे तो हो जाती है। इन जो उपजाऊ मैदान में उनका जीवन तो व्यतीत हो जाता है, लेकिन गुजरात और जो राजस्थान का जो इलाका है ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अनाज नहीं उग सकता, जहाँ पर कृषि नहीं हो सकता, जहाँ पर पशुपालन नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये लोग अपनी आजीविका कैसे जिए, ये लोग कैसे जीवित रहें, तो इसके लिए सबसे बड़ी इन लोग की समस्या रही कि अपना जीवन निर्वाह कैसे करें। इसलिए इस सभी राजस्थान और गुजरात के जो क्षेत्र के जो लोग थे वो अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में गए, व्यापार किया, अपने यहाँ की चीज़ें दूसरे जगह बेचे, दूसरे जगह की चीज़ें तीसरी जगह या तीसरी जगह की वस्तु किसी चौथी जगह बेचकर एक व्यापार किया। और धीरे धीरे यहाँ का एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा क्षेत्र, एक समाज जो व्यापारी वर्ग के नाम से जाना जाने लगा, जिसको हम मारवाड़ी वर्ग कहते हैं। और भारत में ये राजस्थान गुजरात के लोग आमतौर पे पूरे भारत के लोगों से सबसे ज़्यादा, यदि कहीं के लोग ज़्यादा व्यापार करते हैं तो आपको गुजरात और राजस्थान के लोग ही व्यापार करने को देखने को मिलता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, बहुत कम ही लोग वहाँ पर सरकारी जॉब या किसी प्राइवेट जॉब में ही जाते हैं। अधिकांश लोग वहाँ पर छोटे मोटे बिजनेस या बड़े बड़े धंधे ही करते हैं, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक संरचना है कि कृषि नहीं कर सकते, पशुपालन नहीं कर सकते, और प्राचीन समय से लोगों ने केवल व्यापार पर ही बल दिया। ठीक है, तो इसे 15 सेंटीमीटर जो वर्षा होता है यानी 150 मिलीमीटर दिया, तो यानी 15 सेंटीमीटर आपका हुआ। ठीक है, तो भूगोल बहुत यह निर्धारण करता है कि किस क्षेत्र के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह की खान पान होगा और किस तरह की वेशभूषा होगा, किस तरह की उनकी मान्यता होगी, ये सारा भूगोल पर निर्भर करता है। अब आगे देखिए, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। यानी दे रहा है कि इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति क्या बहुत ही कम है, यानी जो वनस्पति है बहुत ही कम है, यानी वनस्पति बहुत कम है, वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, यानी वर्षा ऋतु में जो है कुछ सरिताएं दिखती हैं, नदियां जो होती है। जैसे अब यह सवाल होता है ये सरिताएं क्या है। सरिताएं जैसे जो नदी है, जैसे आपका मान लीजिए ये एक नदी है, जब नदी ऐसे कई सारे भागों में ऐसे बट जाती है, ऐसा एक नदी से ऐसे कई सारे भागों में ऐसे बढ़ जाते हैं, तो इनको क्या ये सरिताएं कहेंगे, ऐसे सरिताएं इनको कहेंगे। तो वर्षा ऋतु के समय कुछ सरिताएं हमको दिखने को मिलती है, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाते हैं। और उसके बाद क्या, बारिश के बाद क्या, ये जो इलाके हैं ये क्या बालू में ही विलीन हो जाता है, बालू में ही समाप्त हो जाते हैं। जो कि यहाँ का वर्षा कम होती है, वनस्पति नहीं होता तो कृषि नहीं कर सकते, पशुपालन नहीं कर सकते, और इसी वजह से यहाँ के जितने लोग हैं सब धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन सभी चीज़ों पर ही बल है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ के लोग आमतौर पर करते हैं। और इस भूगोल की वजह से यहाँ की जो लोगों की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, यह है कि व्यापार करने में ही लाभ है, व्यापार में जो है वो किसी में नहीं है। इसलिए यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो क्या ज़्यादा करके अपना जो दिमाग बिजनेस पे लगाते हैं, या वहाँ पे जो लोग होते हैं, कोई बच्चा है या कोई महिला पढ़ती है तो लोग उसको ये सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, सजा नहीं, सलाह देते हैं कि आप इस विषय को पढ़ो, इसमें आपका करियर अच्छा रहेगा, या इस समूह के विषयों को पढ़ो, आपके लिए करियर के लिए या आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। और जो भी विषय को सजेशन देते हैं गुजरात राजस्थान में अधिकांश कॉमर्स के लिए, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में अधिकांश जो लोग हैं वो कॉमर्स पढ़ते हैं, जबकि हमारी यूपी की इधर देख लो, अभी तो ट्रेंड है कि कोई IITI कर रहा है या बीटेक कर रहा है, लेकिन पहले हमारे यहाँ लोग BA आमतौर पे करते थे, और जो साउथ इंडिया के लोग हैं वहाँ MBBS और बीटेक इस तरह की डिग्रियाँ आमतौर पर वहाँ के लोग करते थे।
तो हर समाज की अपनी अपनी मानसिकता होती है, विचारधारा होती है करियर फील्ड को लेकर, और ये जो होती है ये भूगोल को ऊपर डिपेंड करता है। भूगोल तय करता है कि किस क्षेत्र के लोग किस तरह की व्यवसाय करेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह की खान पान होंगे और किस तरह के मान्यता होगी। अब ये मान्यता किस तरह की होगी इसको भी मैं जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसा आप एग्जाम्पल तौर पे समझिए, आप यूपी बिहार और आप यहाँ पे यूपी और बिहार प्लस दूसरे, और आप जो है आप राजस्थान और गुजरात का ले लिए, दोनों में अंतर समझिएगा। देखिए जैसे हमारे जो यूपी का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, हमारे बिहार का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि होती है, जो कि ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे कृषि होती है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जितनी भी समस्या होंगी कृषि से संबंधित समस्या होंगी। यहाँ पर कृषि होती है, स्वाभाविक सी बात, तो पशुपालन भी होगा। तो यहाँ पर जब लोग कृषि करते हैं, जब फसलों की बुआई आती है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जो है कृषि की जब बुआई होती है तो कृषि संबंधी समस्या या पशुपालन संबंधी समस्या आती है। तो कभी कभी हमारे यहाँ उत्तर भारत में ऐसा होता है, जब फसलों की बुआई समय आती है तो बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं जो मेढ़ों को खेतों की कुछ दूसरे खेत की अधिक जुताई कर लेते हैं, या दूसरे खेतों में मेढ़ों को काट कर, वो स्वाभाविक सी बात है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय में जब उत्तर और बिहार उत्तर प्रदेश समस्या होती है तो इसको निपटाने का काम कौन करते हैं? दो ही लोग करते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधित या भूमि की कोई समस्या होगी तो स्वाभाविक सी बात है उस क्षेत्र में दो ही व्यक्ति उसका निपटारा करेंगे, एक पटवारी दूसरा दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर। क्योंकि उस समय यदि किसी भी खेत की, किसी भी भूमि की यदि कोई समस्या हो, अगर उस भूमि में पटवारी और जो सब इंस्पेक्टर यानी जो दरोगा होगा, जो चौकी का इंचार्ज होगा या थाने जो इंचार्ज होगा, यदि वो आपके पक्ष में हो, अगर आपको सही मानता हो, तो कोई भी मुद्दा कोर्ट कचहरी या ऊपर तक को बढ़ेगा ही नहीं, उधर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ये पटवारी को, जो कि हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई से कानूनंगो कहता है, तो कोई लेखपाल कहता है, तो कोई जो पटवारी कहता है, कोई अन्य नाम से भी जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर ये आपके पक्ष में है तो कोई भी मुद्दा तहसील के स्तर पे कोर्ट कचहरी में वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, वो उस मुद्दे को जाने नहीं देंगे। अगर वो आप ही पक्ष में, क्यों पटवारी तो ना आपको दे देगा कि ये आप जो इस सामने वाले खेत में आप 2 फीट 4 फीट आप घुसे हो, अब दरोगा क्या होता है, मारपीट को तो साइड कर देगा कि निकल जाओ, सामने है ये पेपर, तो आगे वो मुद्दा उठेगा ही नहीं। तो यूपी बिहार में जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो बचपन से दो व्यक्तियों का ताकत हमेशा दिखते हुए, एक पटवारी और एक दरोगा के। इसलिए यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है कि जो पटवारी होता है उसके पास बहुत ताकत होता है, या जो दरोगा होता है उसके पास बहुत ताकत होता है। इसलिए यूपी बिहार के अधिकांश जो लोग होते हैं इस भौगोलिक परिवेश में और सामाजिक परिवेश की वजह से दरोगा और पटवारी के रूप में वो कार्यरत करना चाहते हैं, एक सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इस तरह से वो ताकतवर क्योंकि बनना चाहते हैं। जबकि वहीं पर राजस्थान गुजरात का इलाका देख लें, जो कि वहाँ पर कृषि होती ही नहीं है, तो वहाँ पर भूमि का उतना विवाद देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उतना भूमि का विवाद, क्योंकि वहाँ भूमि बहुत बंजर भी होती है और बहुत उपजाऊ नहीं होती है, तो वहाँ पर पटवारी उतने आमतौर पर नहीं देखते, सशक्त प्राचीन समय तो नहीं देखने मिलता है। लेकिन जो कि वहाँ पर बिजनेस ही सब कुछ है, क्योंकि वहाँ लगता है कि बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से हम दिन का 1 लाख भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। इसलिए वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो वहाँ की मानसिकता क्या है युवा का, कि बिजनेस करने का, एक स्टार्टअप करने का, एक उद्योग धंधे खोलने का, एक फैक्ट्री लगाने का, एक कंपनी लगाने का। तो अब यहाँ के लोग की विचारधारा इस तरह की कि पटवारी की नौकरी मिल जाए, दरोगा की नौकरी मिल जाए, और यहाँ के लोगों की क्या है, बिजनेस की। हमारे यहाँ यूपी बिहार में कोई नहीं करता कि धंधा करेंगे, कोई नहीं कहता बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि भौगोलिक संरचना की वजह से लोगों की मानसिकता सरकारी नौकरियों पर ज्यादा बैठी गई है। जबकि राजस्थान गुजरात में वहां पर क्या है, भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कृषि नहीं हो सकता, पशुपालन नहीं हो सकता, और जो कि सदियों से वहां के रहने वाले लोगों ने बिजनेस ही किया, व्यापार ही किया, उद्योग धंधे ही किया, जिससे आज उन्होंने लाखों करोड़ अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि बिजनेस में आप जितना पैसा कमा सकते हो उतना आप सरकारी नौकरी में नहीं कमा पाओगे। सरकारी नौकरी अगर महीने का आपको 80,000 मिलेगा, तो बिजनेस में आप 8 लाख कमा सकते हो। आप वो अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सकते हो, जो सरकारी नौकरी में नहीं कर सकते। वहाँ की मानसिकता है कि अगर आप जो है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो 20,000 का है, आपने पूरा जीवन खर्चा करके अगर उस धंधे को आपने 20 लाख तक किया, तो जहां से आप हटोगे वहां से आप अपने बेटों को दे सकते हो। वो 20 लाख तक आपने जो उस दुकान को, उस कंपनी को किया, आपका बेटा उसको चला सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। एक बार आपने नौकरी किया, भले आपने जीवन में 50 लाख कमा दिया,
वापस बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको उसी पद पे जाने के लिए वही संघर्ष करना पड़ेगा। यानी आपने जहां पर वो काम खत्म किया था या शुरू किया था, वहां से ही उस बच्चे को स्टार्ट करने पड़े। तो यूपी बिहार में क्या है, वो इस तरह के वहाँ के लोग मानसिकता रखते हैं कि सरकारी नौकरी एक बार मिलेगा, तो जहां पर वो नौकरी आपके पिताजी समाप्त करेंगे और जितना उन्होंने संघर्ष किया था उस नौकरी को पाने के लिए आपको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपको वही उतना ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि जो उद्योग होता है आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा एग्जांपल तो मैं आपके समझो, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी है जिसके किसी पिता ने यहाँ से वो स्टार्ट किया था और उनको महीने का 40,000 रुपया तनख्वाह दी जा रही थी, और उन्होंने यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी नौकरी को समाप्त किया और पूरे जीवन में उन्होंने 50 लाख रुपया उन्होंने क्या कमाया। ठीक, अब मान लीजिए उनका बेटा है तो उनके बेटे के पास क्या रहेगा, 50 लाख रुपया कैश रहेगा, या कुछ घर रहेंगे, कुछ गाड़ियां रहेंगी, ये रहेंगी, और बेटा क्या पढ़ा लिखा रहेगा। अब उसको जब धंधा स्टार्ट करना रहेगा तो वही काम करना चाहेगा उस पद के लिए, तो उसको फिर वही नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसके जमाने मान लीजिए उसके दौर में जहाँ पिताजी ने वो उस नौकरी को करना स्टार्ट किया था, सरकारी नौकरी को, उनको 40,000 मिलता था, तो लड़के को 80,000 मिलेगा और फिर वो शुरू से लेकर अंत तक वो मेहनत करेगा ये सरकारी नौकरी में, जो राजस्थान गुजरात के लोग समझते हैं। जबकि उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर जो कोई व्यक्ति है कि किसी पिताजी महीने का अगर 40,000 कमाते हैं और उन्होंने अपने जीवन के 30 साल उस धंधे में लगा दिया है, और आज वो धंधा जो महीने का जो 40,000 कमाते हैं, आज उसी धंधे से अगर वो महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तो उसके जो बेटे हैं तो अपने बेटों को अगर देंगे तो वो भी क्या 2 लाख वहां से कमाना स्टार्ट करेगा, और एक समय बाद जब उसका उम्र बीतेगा तो 5 लाख 8 लाख तक उस धंधे को पहुंचा सकता है। तो वहाँ के लोग की मानसिकता किस तरह की है, धंधे करने को लेकर, ना कि सरकारी नौकरी पे। तो राजस्थान और गुजरात में सरकारी नौकरी को उतना महत्व नहीं देते हैं लेखपाल पटवारी दरोगा का, जितना वो धंधे को देते हैं, विशेषकर मारवाड़ी वर्ग के लोग। ठीक है, तो किस लोग की किस तरह की मान्यताएं रखेंगे, ये क्या ये भूगोल जो है, ये भूगोल जो है ये तय करता है। ठीक, अब आगे देखिए, मैंने ये बताया था कि आप भूगोल का महत्व समझ सके क्यों भूगोल पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो दिया है भूगोल, यहाँ दिया है कि 115 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं होती है, सरिताएं मैंने बता दिया, जैसे मान लीजिए ये नदी है तो इसके ऐसे कैसे धाराओं बढ़ जाती है, इसको सरिताएं कहते हैं। ठीक है, सरिताएं कहते हैं। और इसके साथ साथ देख सकते हैं बालू टीला विलीत हो जाती है, और जो बाद में क्या वो बालू टीला में क्या विलीन हो जाती है, वो सरिताएं विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, और पर्याप्त जल नहीं मिलते, और इसके साथ साथ पर्याप्त जल नहीं मिलते, वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जितनी भी राजस्थान की नदियां होती हैं वो समुद्र तक पहुंच नहीं पाती। यानी यूपी बिहार पश्चिम बंगाल बांग्लादेश अब ले लें, असम ले लें, इन सभी क्षेत्र की या पाकिस्तान की जितनी नदियां हैं वो सभी नदियां वो समुद्र में जाके मिलती हैं। यानी वो पर्वतों से निकलेंगी और एक समय बाद क्या वो जाके समुद्र में विलय होंगी। जबकि इनकी जो नदियां होती हैं वो समुद्र में विलय नहीं हो पाती हैं, वो समुद्र में मिल नहीं पाती हैं, उससे पहले क्या ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक, केवल लूनी केवल लूनी, इसमें आपको याद है केवल लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। केवल लूनी नदी राजस्थान की सबसे क्षेत्र की, यानी राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में लूनी नदी जो सबसे बड़ी नदी है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। और एक बात जान लिए, बाराक, बाराक मतलब होता है अंदर बाराक। अब ये बाराक क्या होता है, बाराक जो होता है ये एक बालू टीला है। जैसे अगर आप पिक्चर देखते इस तरह से बालू के अगर आपको कुछ टीले देखने को मिलते हैं, इस तरह के कुछ टीले देखने को मिलते हैं, कुछ टीले देखने, यदि ना हो तो आप रेतीले बालू का यदि पिक्चर देखो, फोटो देखो, तो आपको क्या बाराक नाम के अर्ध चक्राकार आपको बालू के टीले देखने को, जिनको हम क्या बाराक हम कहते हैं। अब आगे देखिए, कहते हैं बाराक कहते हैं बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये क्या इनका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। और जो बाराक अर्ध चक्राकार अर्ध चंद्राकार जो बालू के टीला होता है, इनका जो विस्तार होता है काफी लंबे क्षेत्र तक होता है। लेकिन ये लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर आपको देखने को पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बाराक के समूह देख सकते हैं। यदि आप जैसलमेर में जाए जो राजस्थान में पड़ता है, तो आप क्या बाराक के जो टीले हैं, जो
उसको आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इस तरह की संरचना होती है भारतीय मरुस्थल, देख सकते हैं। अब आगे देखिए, भारतीय मरुस्थल इस तरह से आपका जो है इसने एक संक्षिप्त जानकारी दिया था। जो भारतीय मरुस्थल आपका जो है ये समाप्त होता है। तो भारतीय मरुस्थल में आप ज्यादा नहीं 2-3 चीजों को याद रखिएगा। पहला, वनस्पति ना के बराबर होती है, 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बराक टीले पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार के होते हैं। इन सब चीजों का याद रखिएगा। और वहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कृषि नहीं हो सकता, पशुपालन नहीं हो सकता। वहाँ पे भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कृषि नहीं हो सकता, पशुपालन नहीं हो सकता। एक सेकंड जरूर के रहिएगा।